मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। आप देख सकते हैं कि चर्चा में बने रहने वाले पूर्व चेयरमैन और वर्तमान पत्रकार अरशद जमाल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और इनसे आजकल सोशल मीडिया पर लगातार इनके विरुद्ध लगभग सभी दल के ज़्यादातर नेता लोग और बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं जो इनके विरुद्ध अपनी आईडी को छुपाते हुए, यानी अपनी असली पहचान को छुपाते हुए फेक आईडी बना करके इनका विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध की कड़ी में अभी तक जहां तक हमें मालूम है कि अरशद जमाल साहब ने कभी किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आज आखिर आपने एक अपने विरोधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया, जबकि लोग जानते हैं कि आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा विरोध करने वाले लोग हैं, लेकिन एक छोटे से विरोध पर आपको एफआईआर दर्ज कराना पड़ा। नहीं, मैंने किसी के नाम से एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। मैंने जो अननोन एफआईआर दर्ज कराई है, और ये पुलिस का काम है कि पता लगावे कि वो कौन लोग हैं। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं और पॉलिटिकल आदमी का काम ये नहीं है कि कोई अगर उसके ख़िलाफ़ बोलता है तो वो एफआईआर करावे। मैंने पूरी लाइफ में आज तक रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने किसी के ख़िलाफ़ ज़ाती तौर से एक लाइन लिख के नहीं दिया। पहली मरतबा मैं कोतवाली में गया था अपने किसी काम से लेकर, मैं गया तो फर्ज साहब मेरा हाथ काँप रहा था कि मैं कौन सा अपराध करने जा रहा हूँ, आप हैरत करेंगे। लेकिन मैंने दिया, और आप एसएसआई साहब से पूछिएगा तो मैंने उनसे कहा बल्कि कि ये मैं कागज़ आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मंशा ये नहीं कि वो कोई बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अब मामला चूँकि इस अफवाहबाजी में यहाँ तक पहुँच गया है कि अब लोग मेरे नाम की आईडी बनाकर चलाने लगे हैं। तो आप बताओ कि आपको कोई गाली दे, बुरा भला कहे, आप पे मुकदमा करे, केस करे, तो सब चलेगा, लेकिन मेरे नाम से कोई आप फर्जी आईडी बनाकर और अपनी बात मेरे नाम से आप उगलवाना चाहोगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये फुर्जरी है, 420 है, आईटी एक्ट में भी इसमें मुकदमा बनेगा, इसमें तो बहुत सारी धाराएं बनेगी। मैंने जो एफआईआर दर्ज कराई है या जो आवेदन दिया है कोतवाली में, उसमें हमने दिया है कि डॉक्टर मार्स के नाम एक आईडी चलती है, ये वही आदमी चलाता है। उबैदा हारिस राजपूत के नाम एक आईडी चलती है, वो भी वही आदमी चलाता है। शहवेज़ खां के नाम एक आईडी है, वही आदमी चलाता है। एक उसमें अहमद मुख्तार के नाम भी नई आईडी आ गई है, और ये सब चारों की चारों आईडी फर्जी है। और ये चारों आईडी कोई एक आदमी चला रहा है, चाहे एक ग्रुप चला रहा है, चाहे एक आदमी के इशारे पे चल रही है, क्योंकि कंटेंट जितने भी हैं वो सब चारों के चारों एक हैं। जी। और ये मैंने बहुत पता किया है, और वो नाम भी साफ आएगा कि कौन लोग इस काम को कर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये काम को कर रहे हैं उनकी जब आईडी खंगाली जाएगी, जैसे आप क्या समझते हैं कि आप अगर कोई एक आईडी चला रहे हैं फिर उसको बंद करके दूसरी आईडी चलाने लगेंगे, नाम बदल देंगे, तो आपका सारा खत्म हो जाएगा? नहीं, आईपी एड्रेस जो होता है वो अपनी जगह मौजूद होता है। वो आईडी फट से गायब कर दी गई। अच्छा। उसकी डॉक्टर मास की भी आईडी गायब हो गई। अच्छा, 2 आईडी हटा दिया, 2 आईडी हटा दी गई। अब जो एक उबादा के नाम से एक और उबादा हारिस के नाम से एक आईडी और चल रही, उर्दू में लिखा हुआ है। तो अब उबादा हारिस कौन है? तो उसको उबादा हारिस तो एक आदमी है जिसको हम लोग जानते हैं। तो क्या ये जो असल उबादा हारिस है, यही उबादा हारिस राजपूत, डॉक्टर मार्स और ये सारे नाम के आगे उसी का ये षड्यंत्र है? तो वो किसके साथ रहता है? तो वो आदमी कौन है? तो वो आदमी जिस आदमी के साथ रहता है, जिस आदमी के इशारे पे काम करता है, वो मुझे पता है। समय आने पे वो नाम भी बता देंगे। तो आपने उसमें एक जिक्र किया था कि अरशद जमाल, तैयब पालकी इन दोनों का विरोधी है और तीसरा चेहरा है मऊ में चेयरमैनी के लिए। लोग कहते हैं कि मऊ में इन दोनों के अलावा तीसरा चेहरा चाहिए। तो आपका इशारा किधर की तरफ है, किसकी तरफ आपका इशारा? देखिए, आप ये फैक्ट है। आप मैसेजेस देखिए जो मैंने नाम बताई हो, आईडी पे जाइए और मैसेजेस देखिए। एक बात ख़ास तरीके से बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि विकल्प चाहिए तीसरा, तो तीसरे विकल्प पर किसको आपत्ति होती है? चौथा, पाँचवां, 10वां सभा में? भाई राजनीति में तो सबको आज़ादी है ना। तीसरे विकल्प के रूप में आप किसको देख रहे हैं? मैं किसको देखता हूँ? मैं तो 10 विकल्प देखता हूँ। 10 लोग आएंगे लड़ने के लिए चुनाव, उनसे पूछना कि तीसरा विकल्प कौन है। मेरा कहना यह है कि वो जो तीसरा विकल्प है वही बॉस है। तो तीसरे विकल्प में वो किसकी बात कर रहे हैं, इसका जवाब ये जो आईडी चलाने वाले लोग हैं वो बताएंगे कि ये पर्दे के पीछे कौन है जो बॉस बन के अपने चेलों के जरिए फर्जी आईडी चलवाता है। अब जैसा कि मालूम है सभी को कि एनआरसी सीए के बवाल से पहले मऊ के जो जनप्रतिनिधि थे सभी के यहाँ चूड़ियाँ भेजी गई थी, तो कहीं चूड़ियाँ भिजवाने वाला एक ही हाथ तो इसमें भी नहीं है? देखिए, ये सारी चीज़ों को जांच की ज़रूरत है, लेकिन ये जो आदमी खुराफात कर रहा है या करा रहा है,
चूड़ियाँ भेजने में भी उसी आदमी का हाथ था, ये तो पक्का मुझे शुबा है। जैसा जानते हैं कि मऊ में छोटे से छोटे नेताओं का भी स्टेटमेंट लेकर के मीडिया वाले चला रहे हैं, अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, छोटे नेताओं का बड़े अखबारों में प्रकाशित हो रहा है समाचार, लेकिन पत्रकारों ने ऐसा क्या है कि आपका बहिष्कार किया हुआ है, आपका समाचार नहीं चलाते, आपको अपने से अपना समाचार चलाना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो खुद पत्रकार बन गए हैं इससे आपका वो नेता वाली जो छवि है वो प्रभावित हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। मेरी पत्रकारों से मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी खबरें भी लोग छापते हैं, मेरी खबरें चलाते भी हैं, और मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि किसी को कोई मेरे एक चैनल चलाने से किसी को कोई जलसी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अभी तो कल मुझसे बहुत सारे लोग मिले थे तो उन्होंने बहुत स्वागत किया कि चलिए पत्रकारों की बरादरी में आप भी शामिल हो गए। और आपकी बात की शुरुआत मैंने बहुत सारे मकसद से नहीं की है। मैं तो एक तरह से आप मान के इसको चलिए कि ये बुनकरों का चैनल है। आपको क्या लगता है, मतलब कि सिर्फ बुनकर के ही वोट से आप चेयरमैन बनते हैं तो उन्हीं का उद्धार करना है, या कि बाकी जो अदर लोग हैं उनके लिए भी आपके लिए कुछ स्कीम है, या आप उनके लिए भी अपने आपकी बात से कुछ कहेंगे, करना चाहेंगे? कभी मेरी बात से किसी का विरोध आपने देखा? लेकिन मैं जिस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पहले मैं उसके लिए काम करूँ, उसकी आवाज़ उठाऊँ, उसके साथ कहीं जुल्म हो रहा हो तो बोलें, उसके साथ उसके हुकूक को दिलवाने के लिए जो ज़रूरत पड़े उसके लिए हम 4 कदम चलें। जो अपनी कौम का नहीं होगा वो दुनिया में किसी का नहीं होगा यार। मैं अपने देश की बातें ना करूं, पाकिस्तान की बात करूं तो उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। पहले मेरे लिए मेरा देश अजीज़ है, वैसे ही मेरे लिए पहले मेरी कौम अजीज़ है। कुछ दिन पहले भी हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था जिसमें हमने बताया था कि माला आपके लिए फांसी का फंदा बन गया है, लेकिन फंदे को बड़ी खूबसूरती से चुमते हुए आपने उसको फंदे को फिर से माला बना लिया और बुनकरों की समस्या हल हुई। सरकार ने जुलाई तक का पैसा जमा करना शुरू कर दिया। अब जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा पे कुछ कहना चाहेंगे आप? अब लयानी चर्चा थी, मैं क्या बताऊँ। मैं तो जब 2006 में पासबुक बनवा के ले आया तो भी हमारे लोग जलसा कर करके माइक लगा लगा के बोल रहे थे कि सब फर्जी है, ये सब धोखे मत पड़िए। कितनी जगहों पे तो मेरा कैंप लगा के हम लोग पासबुक बनाते थे, जब तो कैंप हटा दिया, मेज़ उठा उठा के फेंक दी गई, सब फर्जी है, सालों तक रहा। तो मैं फिर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप यहाँ आ रहे हैं, आपका कार्यक्रम लगा है साहब, यहाँ पासबुक भी कुछ लोगों को दे दीजिए। तो 10 पासबुक मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से यहाँ लोगों को दी ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। यहाँ कमिश्नर साहब को खीरबाग में बुलवाया, डीएम साहब को बुलवाया, उनके हाथ से पासबुक दिलवाया, तो भी लोग कहें फर्जी है। तो अब जहालत का देखिए कोई इलाज नहीं है, और आम आदमी उसका कसूरवार भी नहीं है। आम आदमी बहुत मासूम है। जो नेता है ना ये गड़बड़ करते हैं। 2006 में भी एक नेताजी थे बुनकरों के, उन्होंने गुमराही फैलाई थी। और इस वक्त भी जब मैंने बताया कि कैबिनेट ने प्रस्ताव चला गया है, आज पास हो जाएगा, पास हो गया तो मैंने बता दिया कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि कल शासनादेश जारी होगा तो कह रहे हैं कि वो प्रस्ताव सब फर्जी है। फिर मैंने शाम तक कोशिश करके कैबिनेट का प्रस्ताव भी मंगा दिया। तो ये सब कुछ जब हो गया तब भी कह रहे हैं फर्जी, दूसरे दिन शासनादेश जारी हुआ तो कह रहे हैं नहीं नहीं सब गलत बात है। तो अब जमा होने लगा है तो अब वो लोग चुप हो गए, अब क्या बात करेंगे। अच्छा, तो मालाओं की चर्चा अगर किया जाए, माला तो कोई हमने किसी से कहा नहीं कि आप हमको माला पहनाओ। नहीं, आप अपने में ऐसा गुण पैदा करो कि आपको लोग माला पहनावे। आप एक माला कोई आपको पहना दे, जो लोग एतराज कर रहे हैं उनको कभी किसी कोई क्यों माला पहनाता? जब बार बार हम ही को क्यों लोग माला पहनाते हैं? मिर्जादीपुरा चौक, सदर चौक, तो क्या मैं मैनेज करता हूँ, आप भी कर लीजिए। आप मैनेज करके तो एक जगह माला पहन लीजिए कम से कम। जो विरोध करते हैं हमारा, आप खुद कुछ करोगे नहीं, 2 कदम जनता के लिए चलोगे नहीं, आपके पास नॉलेज किसी प्रकार का है नहीं, जानकारी आप हासिल करना चाहोगे नहीं, यहाँ से लेके लखनऊ दिल्ली आप दौड़ोगे नहीं। और जो दौड़ेगा करके आएगा तो जनता तो सब जानती है ना, तो जनता उसका क्या इनाम है? उसका इनाम ये कि ठुमाला पहना दी। तो अगर किसी ने ठुमाला पहना दिया तो आपको लगता है कि आग लग जाती है। अब अगली माला के लिए आपने कुछ बड़ा प्लान किया है? कब अगली बार आपको किस मुद्दे पर माला पहनाया जाए? मैं फहद साहब, मैं इसी की नींद सोता हूँ कि क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान क्या है। अगला क्या? मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं हवाई कभी नहीं उड़ता। बुनकरों की पासबुक का जब मसला आया तो इसमें हमारा व्यू, अब कुछ लोगों का अलग व्यू हो गया। हमारा ये कहना है कि पहले सरकार जितना आपको दे रही है पहले वो लीजिए। तो अगर सरकार के उस देने से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप धरना प्रदर्शन करिए। सरकार ने कहा कि जुलाई तक का पहले पैसा, हम लोगों की मांग थी और इस पर 2 घंटा बहस चली कि जुलाई तक का पहले पासबुक पे जमा कराया जाए। उतने जुलाई तक के पैसा जमा कराने के लिए फहद भाई 430 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ा है। 430 करोड़ रुपया जानते हैं कितना होता है? पूरे मऊ का पैसा मिला देंगे तो 430 करोड़ रुपया शायद ना हो।
जितने सेट है कुल के रुपया मिला दीजिएगा जी। तो 430 करोड़ नहीं पहुंचेगा। और 430 करोड़ रुपया सरकार से लेना था, उस 7 महीने का जो बढ़ाया गया था, तो ये लोग चाह रहे हैं कि बटन दबाया हो जाए। सरकार ने वो 430 करोड़ रुपया दे दिया, तो कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि सरकार का एजेंट है। भैया मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, सरकार का एजेंट क्यों हो जाऊँगा? जैसा अभी सब जानते हैं कि पासबुक बढ़ाने की जब बात हुई और दूसरी चीज़ की निजीकरण का जब मामला चल रहा था बिजली विभाग के, उसके बाद से जब बिजली विभाग की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने उनको 3 महीने की मोहलत दिया और कहा कि रिकवरी आप करके हमें दिखाइए तो हम आपको रिलीफ देंगे, प्राइवेट नहीं किया जाएगा। अब वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बुनकरों के ऊपर, खास करके बुनकरों को कह सकते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, लगातार वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लाइटें काटी जा रही हैं, यहाँ तक कि वसूली में इतना ज़्यादा लोग बिजी हो गए हैं कि पूरा पूरा दिन लाइट कट जा रही है, बुनकर लूम नहीं चला पा रहा है, दुकानें नहीं खुल पा रही, काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वसूली के लिए पूरा दबाव बना हुआ है। ट्रांसफार्मर जल जा रहा है तो 15 दिन 20 दिन तक आ नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, सभी लोग शांत हैं। लगातार जिनके यहाँ टीम पहुंच रही है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया जा रहा है, उनका कनेक्शन काट दिया जा रहा है, और कोई ऐसी सूरत निकले कि जिस तरीके से इनको भी तकलीफ ना हो, बिजली विभाग का भी वसूली का काम हो जाए, और जिनका लोड ज़्यादा हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनको भी सुविधा मिल जाए। क्या इसके लिए देखिए, फ्लैट रेट के पासबुक के जो फ्लैट रेट की बात के अलावा हम तो बात फ्लैट रेट में तो कहीं कोई कनेक्शन काटने की ऐसी कोई मुझे खबर नहीं। कुछ एकाध वाकया हुआ हो वो अलग बात है, लेकिन जनरल ये खबर पूरी यूपी में नहीं है कि फ्लैट रेट जिनका है उनका कनेक्शन काटा। फर्जी कनेक्शन बिजली विभाग वाले चेक कर रहे हैं, तो क्या आप बताइए कि फर्जी कनेक्शन तो चेक करना ही चाहिए। एक चीज़ आप ये बताइए, इसकी मुहिम तो मोहल्ले वालों को भी चलाना चाहिए। एक चीज़ आप ये बताइए, क्या इस चीज़ को आप मानते हैं कि बिजली विभाग जितने कनेक्शन को फर्जी बता के कनेक्शन काट रहा है और उनके विरुद्ध FIR, क्या सभी इलीगल ही कनेक्शन काट रहा है या सब लीगल कर रहा है? वो देखिए, किसी का भी अगर कनेक्शन हो सही वैध और अगर बिजली विभाग काट रहा है तो बताइए, हम लोग चल के बात करेंगे। सरकार बिजली का रेट कम कर दे तो जो चोरियां हो रही हैं वो अपने आप बंद होंगी। अपने सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं करोगे, इल्ज़ाम सब जनता पे दोगे। जो आपकी चोरी विभाग के लोग करें उस चोरी को सारा आप जनता पे लाद रहे हो, तो ये गलत बात है ना। जनता को बेईमान कौन बनाता है? सबको सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है वर्दी। हम आपको 2-3 केस बता रहे हैं जो आप फ़ौरन समझ भी जाएंगे। मिर्ज़ा हादीपुरा चौराहे पर जहाँ फल बिकता हो उसके ठीक सामने लेफ्ट साइड में दुकानें हैं, नीचे और ऊपर बिरयानी की दुकान थी। ठीक है, बिरयानी की दुकान में ऑलरेडी एक दुकान में 1 किलोवाट का कनेक्शन था कमर्शियल, एक दुकान में 2 किलोवाट का था। दोनों दुकानों में यूज़ क्या था? एक में एक पंखा था, एक फ्रिज थी और एक बल्ब था, और दूसरे में 2 पंखा था, 2-3 LED लाइट थी और फ्रिज थी, 1 किलोवाट और 2 किलोवाट में। उसके बाद वहाँ पर बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी पहुँचे, जेई वगैरह, वहाँ बिरयानी वगैरह खाए, आपसी जो विवाद हुआ उन लोगों का, जो भी कहा सुनी हुई, उसके बाद मामला बढ़ते हुए उन्होंने FIR दर्ज करा दिया बाईपास चोरी दिखा के, जबकि उनका मीटर भी लगा हुआ है, कनेक्शन भी वैध है, सभी कुछ है। यहाँ तक कि अभी तो गलत है ना, नहीं, यहाँ तक ताज़ा मामला कि उनकी बिल भी 0 है, 1 पैसा ड्यूज भी नहीं उनका है, लेकिन उसके बाद भी उनकी RC कट गई है, अमीन दरवाजे पर दौड़ रहा है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? और जो इस तरीके की जगह जगह बहुत ये चीज़ हमारे सामने आ गई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो सामने नहीं आ पाती हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? भाई देखिए, आपने खुद बताया ना कि कहाँ सुनी हुई, तो जब कहाँ सुनी हुई तो रिएक्शन में किया, जो गलत है नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह कोई मामला है तो उनको बताइए, उनसे बात की जाएगी, जो अधिकारी थे उनसे भी बात की जाएगी, बड़े अधिकारियों से भी ज़रूरत होगी तो बात की जाएगी। अगर ये तो गलत है, ये गलत को तो गलत ही ना कहा जाएगा। अच्छा, आप सबसे ख़ास सवाल जनता जानना चाहती है कि आप भविष्य में अगर चेयरमैन बन गए तो पत्रकारिता छोड़ देंगे? अब मेरी पत्रकारिता के चक्कर में क्यों पड़े? मैं पत्रकारिता तो कर नहीं रहा हूँ, मैं पत्रकार तो हूँ नहीं। जनता की बात को रखना आपका काम है। अब पत्रकारिता जो लोग करते हैं, जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों में ईमानदारी बरतना कम कर दिया, तो हम जैसे लोगों को उस मैदान में उतर के अपनी बात को कहने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करना पड़ा। ले दे के ही तो मामला है। आप बताइए कि आप TV चैनल देखते हैं, अखबार देखते हैं, कितनी सही खबरें छापी जाती हैं। जो सरकार के प्रो खबरें हैं वो छपती हैं, जो सरकार के खिलाफ खबरें हैं वो नहीं छपती हैं। बिहार का चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए वही के क्या हालात है। टीवी पे देखिए तो अलग खबर है। सरकार के खिलाफ आपका भी तो कोई समाचार नहीं है, क्या समझा जाए? आप जैसे बता रहे हैं सरकार की प्रो खबरें सब छपती हैं, सरकार के मुखालिफ नहीं होती हैं, तो आपकी भी तो कोई नहीं सरकार के मुखालिफ नहीं रहती है। मुझे तो जो गलत बात है सरकार के खिलाफ, अभी सवाल पूछिए, बोलता हूँ मैं। सबसे भ्रष्ट सरकार है ये, सबसे भ्रष्ट है। इतनी बेकार की सरकार यूपी में जो इस वक्त चल रही है कभी नहीं आई थी। जाइए ना, रोज तो धरना परेशान हो रहा है। आज भी वहाँ मैं गया, कलेक्ट्रेट में 4 लोग बैठे हुए थे, 4 तरह के धरने अलग अलग चल रहे थे।
इन्होंने कुछ भी किसी भी फील्ड में किया नहीं ना। एक साहब है, बड़े साहब, उनको झूठ बोलने से फुर्सत नहीं, बड़ी बड़ी भाषा देते हैं, ज़मीन पे देखी तो एक को काम नहीं है। ये जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इनका भी वही हाल है। कौन तू कहे भाई, गरीबों के लिए तो आपने कोई काम किया नहीं। तरह तरह की योजनाओं का ऐलान होता है, अमल दरामद कुछ नहीं होता। अभी जो मामला चल रहा है एनआरसी सीए वगैरह का, तमाम तरह तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जेल में बंद लोगों के ऊपर रासुका वगैरह लगाया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, जो रासुका लगा सरासर गलत है। वो लोग तो, उनकी मौजूदगी कहीं मौके पे साबित नहीं है, उनकी मौजूदगी नहीं साबित है। लेकिन एक वो अपना काम कर रहे हैं, अब बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो घटना तो हुई थी, घटना में जो दोषी हैं उनको पुलिस को चाहिए कि उनको तलाश करें। लेकिन बेकसूर लोगों को आप पकड़ पकड़ के मुल्जिम बना देंगे, ये ठीक नहीं है। पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। घटना में आपका नाम शामिल है, तमाम कई मुकदमा आपके ऊपर भी है इसी से संबंधित, मौके पर आप मौजूद भी थे, लेकिन नहीं, मैं अपने मौजूद नहीं था। मुझको डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं वहाँ गया था। तो क्या मतलब, क्या लगता है कि डीएम साहब और कप्तान साहब की साजिश रही होगी आपको मुकदमा करने की, आपको मौके पे बुला के? क्या लगता है अब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ तो ये क्या हुआ? मैं उन्हीं से पूछता हूँ। आप ही मुझको बुलाए हैं और आपके साथ मैंने पुलिस से ज़्यादा आगे बढ़कर बवाल को रोकने का प्रयास किया, फिर मुझको क्यों मुल्जिम बनाया गया? ये एक वीडियो ईंटा चल रहा है और आप पब्लिक की तरफ गए लोगों को शांत करा रहे हैं, ये वीडियो भी है। तो वीडियो कुछ है तो मुकदमा क्यों कायम किया? इसका जवाब है किसी के पास? ये जवाब मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ये जाके एसपी से पूछिए, आप ये डीएम साहब से पूछिए। अब क्या उम्मीद की जाए कि आप चैनल चालू कर चुके हैं, तब आप भी पूछेंगे क्या ये सवाल? नहीं, मेरा जो चैनल है, मेरा वो नहीं है कि मैं जाके अधिकारियों से सवाल जवाब करूं। मेरा मकसद सिर्फ एक है, मैं सिर्फ जो बातें पब्लिक को सरकार की योजनाओं के बारे में जो जानकारी नहीं होगी, उन योजनाओं की जानकारी देना मेरा मकसद है। सरकार की योजनाओं में जो लाभकारी चीज़ें हैं उसे जनता तक पहुंचाना मेरा मकसद है। मेरे चैनल पे आप कभी भी कोई निगेटिव समाचार नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ। मुझे निगेटिव कोई काम नहीं करना है, मैं पॉजिटिव वर्क को दिखाना चाहता हूँ। एक बड़ा खास सवाल, आप इंटरव्यू लेते भी हैं, इंटरव्यू देते भी हैं, दोनों में फ़र्क क्या लगा आपको? देखिए, दोनों मुश्किल काम है। मैं 20-25 साल से मेरे दोस्त अहबाब जितने हैं, बहुत पुराने विनय जायसवाल थे, आप कभी मिलिएगा तो बताएंगे, वो रिटायरमेंट पे आ गए। और बहुत सारे लोग हैं, 20-25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। लोगों के साथ मेरे बड़े मरासीम अच्छे रहते हैं हमेशा, पत्रकारों से। अब बहुत कुछ सीखा है मैंने, और जो कुछ भी आज मुझको थोड़ी शुद्ध बुद्ध है, तो उन्हीं पत्रकारों के साथ उठने बैठने से मुझको इतनी जानकारी हुई है। जैसा भी आपने देखा कि पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब, और अपने आप को तो कह रहे हैं कि हम पत्रकार नहीं, लेकिन वास्तव में पत्रकारिता का सारा गुण भी है और अच्छी पत्रकारिता भी कर रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, और उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन होने के बाद भी आप इस काम को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप जिस पद पर चले जाएं। मैं एमपीएमएलए हो जाऊंगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। यानी इरादा इसका भी है? ये तो चलता ही रहेगा, ये नहीं बंद होगा। नहीं, एमपीएमएलए का भी इरादा है? वो तो समय आने के बाद। हम तो एमपी का चुनाव लड़ चुके, एमएलए लड़ चुके, चेयरमैन लड़ चुके, बन चुके, सभासद बन चुके। हम कौन, चुनाव तो कोई छूटा ही नहीं हमसे। अब कि अगर किसी के नाम पर किसी ऐसे आदमी का उत्पीड़न हो तो गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। कि आप किसी को भी किसी से भी जोड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। जैसे आजकल मुद्दा चल रहा है, बहुत सारे जो शहर के बिजनेसमैन हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनका नाम ले लेके कुछ लोग दुनिया भर का बवाल कर रहे हैं। तो ये सब ठीक बात नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कौन, एक महासभा है, कोई देवेंद्र सिंह है, विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ, उनकी तरफ से मैंने सोशल मीडिया में देखा कि बहुत जहर उगला जा रहा है। तो ये सब बहुत गलत है ना, ये देखना चाहिए इनको। तमाम शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनका पूरा इतिहास है बेहतरीन काम करने का, लोगों की सेवा करने का, लोगों के दो कदम चलने का, जो बिजनेस करके सरकार को जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बड़े बड़े इनकम टैक्स देने वाले हैं, उन सारे लोगों का नाम लेके सोशल मीडिया में आप बदनाम करेंगे और यहाँ प्रशासन तमाशाई बना बैठा हुआ, तो गलत बात है ना। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप लोग कब कोई एक महास छेड़ेंगे इसके खिलाफ? नहीं, महाज क्या छेड़ना, हम लोगों की बातचीत चल रही है। हम लोग देंगे, डीएम एसपी साहब से मिलने वाले हैं, हम लोग हैं, जल्दी मिलेंगे और मिलकर उनके सामने भी बात रखेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कार्रवाई किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन कोई इज्जत से खिलवाड़ करेगा यहाँ के जिम्मेदार लोगों की, और वो भी धर्म का नाम लेके, ये गलत बात है ना। अगर यहाँ टकराव की स्थिति जो लोग पैदा करते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ और सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा आपने देखा भी कि हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब मौजूद थे। काफ़ी खट्टी मीठी और अच्छी बातों के साथ इनके साथ काफ़ी लंबा समय बीत गया और पता भी नहीं चला कब इतना अच्छा इतना लंबा समय बीत गया। और फिर हम आपको ऐसी ही ताज़ी और ख़ास खबरों के साथ फिर कभी मुलाकात करेंगे अरशद जमाल साहब से। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका।
खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।